जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 8 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और एक जरूरी चीज जो आपको मुझे यहाँ पर बतानी है, हो सकता है कि एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर से हो जैसा कि घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आपको ये जो 5 मंथ हैं यानी कि जुलाई से लेकर के नवंबर तक इसके करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। और बाकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका जो दिसंबर 2019 का माह रहा है उससे अभी तक के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो आइए सबसे पहले कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डी को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने। और आईआईटी दिल्ली के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 के लिए जो पहली एक टेस्टिंग किट थी जिसे आईसीएमआर ने मंजूरी दी, जिसका नाम था प्रो डिटेक्शन ऐसे, वह भी डेवलप किया था आईआईटी दिल्ली ने। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया में। इसके अलावा माउंट सोबुतान की बात करें, माउंट कराकातोआ की बात करें तो ये सारे ज्वालामुखी भी हैं इंडोनेशिया में। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये शुरू की गई है गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 की विजेता कौन रही? तो इसकी विजेता रही हैं मरियके रजनेबेल्ट। क्या नाम है? मरियके रजनेबेल्ट इसकी विजेता रही हैं। और इनकी पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। -23.9% जीडीपी का मतलब क्या है? तो कुछ लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही रही है यानी कि अप्रैल से लेकर के जून तक की, सेम हम लोग तुलना करते हैं 2019-20 की जो पहली तिमाही रही थी यानी कि पिछले साल की पहली तिमाही में जितनी हमारी जीडीपी रही थी उसकी तुलना हम करते हैं कि यहाँ पर उसमें कितनी वृद्धि हुई है। और उसी की तुलना में ये निकाला जाता है कि जो जीडीपी है उसमें कितनी कमी देखने को मिली, यानी कि जितना टोटल वहाँ पर ग्रोथ हुई थी उसकी तुलना में यहाँ पर कैसे हुई है, और उसी के अनुसार यहाँ पर जीडीपी को काउंट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया और टॉप स्कोरर रहे हैं। तो श्याम प्रताप निषाद, सैफाली आनंद, राजकुमार आनंद, इसके बाद में सोमिल कुमार, दीपक सिंह पुंदीर, संजना यादव, अमृत कुमार, दीप शिखा और आपके हैं सुनील कुमार। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि ऐप के ऊपर जनवरी माह से लेकर के मंथली करंट अफेयर की क्विज आपको मिल जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम प्रतिदिन एक मंथ का आप क्विज जरूर दें। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार क्विज दें तो आपका जो स्कोर है वह काफ़ी ज़्यादा खराब रहे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डरना नहीं है। कोशिश करनी है कि जब तक आप एग्जाम हॉल में पहुँचें उससे पहले आप कम से कम 5 से 7 बार प्रत्येक मंथ के क्विज को रिवीजन कर लें। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ऐसा अगर आप चाहें कर सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएगी। और आने वाले समय में वेबसाइट के ऊपर जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपके पास में ये भी ऑप्शन मिलेगा कि आप जिस लाइन को चाहें उस लाइन को अपने पीडीएफ में शामिल ना करें। यानी कि जो भी 14-15 क्वेश्चन होते हैं उनमें से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपकी पार्टिकुलर परीक्षा के लिए रिलेवेंट नहीं है उस क्वेश्चन को आप वहां से हटा सकते हैं। तो ये भी सुविधा आपको आने वाले समय में वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए पहले प्रश्न से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पहला नीला आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है 7 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। जाहिर सी बात है कि अगर
हमारा जो वातावरण है वह पूरी तरीके से स्वच्छ होगा, हमारी जो हवाएं हैं वह साफ होंगी और वायु प्रदूषण में कमी होगी, तभी हम लोग नीले आसमान को देख सकते हैं। तो इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा, वायु प्रदूषण को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस पहली बार मनाया गया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2019 में इसे घोषित किया गया था। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो क्लीन एयर फॉर ऑल, ये इस बार की थीम है। और यहाँ पर जरूरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम के अंतर्गत एक वेबिनार का भी आयोजन हमारे देश में 7 सितंबर को किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस खगोलीय पिंड के उच्च अक्षांशों पर रस्ट यानी कि जंग के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये आपके मिले हैं चंद्रमा के ऊपर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था 2008 में। और ये जो हमारा पहला चंद्रयान मिशन था, इसमें हमने भेजा था केवल एक ऑर्बिटर, और इसी ऑर्बिटर के द्वारा चंद्रमा के ऊपर जल के होने के साक्ष्य भी खोजे गए थे। तो अभी हमारा ये जो चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर है, इसके द्वारा यानी कि इस ऑर्बिटर में जो लगा हुआ M3 नाम का एक स्पेक्ट्रोमीटर है, यानी कि इसका पूरा नाम है मून मिनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट। इसी के द्वारा एक इमेज भेजी गई और ये आप देख सकते हैं। इमेज में साफ ये दिख रहा है कि जो चंद्रमा के उच्च अक्षांश हैं, यानी कि अगर हम चंद्रमा के ध्रुवों की बात करते हैं तो वहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि रस्ट के सैंपल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर हवा मौजूद नहीं है और जब तक लोहा इस प्रकार के हवा के संपर्क में नहीं आता है तब तक उसमें जंग नहीं लगता है। तो बाद में ये पता चला कि जो हमारे सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला होती है वह आई और हमारे पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से उसने ऑक्सीजन को ले लिया और उस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया था चंद्रमा पर। और चंद्रमा पर जब ये ऑक्सीजन पहुंची तो वहाँ पर जो आयरन था उसके साथ में इसकी क्रिया हुई, इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ रस्ट के साइन देखने को मिले हैं। और बात करते हैं M3 की, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा किया गया था। उसके बाद में भारत ने पिछले साल ही चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये तीनों थे। और चंद्रयान 3 मिशन लगभग 2023-24 में भारत लॉन्च करेगा और इसमें जापान देश हमारा सहयोग करेगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने अपने नाम को बदल दिया? तो ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये लगता है मोदी जी से इंस्पायर हो गए या जो भाजपा की पार्टी है उससे इंस्पायर हो गए। इन्हें लगा अगर हम लोग नाम बदल देंगे तो इससे हमारे जो सब्सक्राइबर बेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दरअसल हुआ क्या था कि जून 2020 में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये पता चला कि ये जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है इसके सब्सक्राइबर जिनकी संख्या थी 408 मिलियन, अब वो कम होकर के 280 मिलियन हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर किसी कंपनी को तभी छोड़ता है जब उसका नेटवर्क खराब होता है। तो इन्होंने क्या किया, नेटवर्क को सही करने के बजाय अपना नाम ही बदल दिया। तो अब इनका नाम होगा VI टुगेदर फॉर टुमारो। और बात करते हैं वोडाफोन और आइडिया की, तो ध्यान रखिएगा वोडाफोन जिसका पहले नाम SR था ये इंग्लैंड की कंपनी है और आइडिया के बारे में पता होगा ये हमारे भारत की है। दोनों आपस में मर्ज हुई थी जियो को टक्कर देने के लिए 2018 में, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो मुख्यालय इसके आपको 2 मिल जाएंगे, मुंबई में भी है, गांधीनगर में भी है और इसके अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं बिंकेश गुलाटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिंकेश गुलाटी की बात करें तो अब ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि 2020 से 22 तक, और ये होंगे 35वें नंबर के अध्यक्ष।
और स्थान इन्होंने किसका लिया है, तो आशीष हर्षराज काले का स्थान इन्होंने लिया है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया था कि सियाम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं केनिची आयुकावा, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। किस अफ्रीकी देश ने रसद आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन के लिए भारतीय टेक कंपनी टीसीएस के साथ में एक समझौता किया है? यानी कि यहां पर बात हो रही है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन की, और इसके लिए समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट पोर्ट टर्मिनल्स, और इसी के द्वारा यहाँ पर टीसीएस कंपनी के साथ में मिलकर के एक ऑनलाइन लॉजिस्टिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कार्गो कनेक्ट, इसका विकास किया गया है और इसी के लिए समझौता हुआ है। यानी कि जो आप देखते होंगे बड़े बड़े कार्गो आते हैं हमारे पोर्ट के ऊपर, उनको किस प्रकार से आसानी के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके, और किस प्रकार से ये जो हमारी पूरी लॉजिस्टिक की सप्लाई चेन है इसको अच्छे से मेंटेन रखा जा सके, इसी के लिए समझौता इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में किया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो इसकी आपको 3 राजधानी देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? प्रिटोरिया जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन जो कि इसकी लेजिस्लेटिव राजधानी है यानी कि यहाँ पर सांसद है, यहाँ पर सचिवालय है, और ब्लूम फोंटेन ये इसके जुडिशियल कैपिटल है। जुडिशियल कैपिटल का मतलब जहाँ पर इसका सर्वोच्च न्यायालय है। मुद्रा यहाँ की है रैंड, राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा। तो दक्षिण अफ्रीका की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, उसके अलावा मोजाम्बिक के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 2 देश लगभग आपके अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश में मिलेंगे, एक तो है लेसोथो और दूसरा है ई स्वातिनी। ई स्वातिनी का ही पहले नाम था स्वाजीलैंड। कौन सा नाम था? स्वाजीलैंड। अगला प्रश्न है अर्न्स्ट एंड यंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृषि प्रौद्योगिकी कितने वर्षों में 24.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा बी ए करेक्ट, यानी कि अगले 5 वर्षों में अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे यहाँ की जो कृषि प्रौद्योगिकी है यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, इसके पास इतनी क्षमता है कि ये 24.1 बिलियन तक पहुँच सकती है। इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वह मात्र है 204 मिलियन का, जो कि पूरे मार्केट शेयर का 1% से भी कम है। यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्षमता है, और अगर उस क्षमता को अच्छे तरीके से यूज किया जाए, जो भी हमारे एग्रीटेक के स्टार्टअप हैं अगर वे सही से काम करें, तो भारत की जो ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है यह 24.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है 2025 तक। अगला प्रश्न है सितंबर 2020 में किस देश ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया? तो ये आप देख सकते हैं, इसका परीक्षण किया है हमारे देश भारत ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि DRDO के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया गया है। कहाँ से? अब्दुल कलाम द्वीप पर। और अगर हम बात करते हैं इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की, तो इसका मुख्य रूप से उपयोग जो हमारी मिसाइलें होती हैं या जो हमारे लॉन्च व्हीकल होते हैं यानी कि जो रॉकेट होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि जो हमारे स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं उनकी मदद लेते हैं, और उनकी मदद से जो भी हमारे इस प्रकार के रॉकेट होते हैं या फिर मिसाइलें होती हैं उनकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये इसकी स्पीड को 6 मैक तक बढ़ा सकते हैं। 6 मैक का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ध्वनि की स्पीड होती है उससे 6 गुना ज़्यादा इससे स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो DRDO ने इसे डेवलप किया है, अच्छी बात यह है। और इसमें DRDO का सहयोग किया है इजराइल और UK के वैज्ञानिकों ने, यानी कि इन्होंने भी इसको जनरेट करने में मदद की है। तो अब हमारा देश भारत
अमेरिका, रूस और चीन के बाद में दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है। और डीआरडीओ के बारे में आपको ये याद रखना है कि जी सतीश रेड्डी जी इसके अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी 2 वर्षों के कार्यकाल का विस्तार मिला है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेसिंग टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जो टूर्नामेंट है वह जीत लिया है फ्रांस के 24 वर्षीय फार्मूला 1 रेसर पियरे गैसली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और अल्फा तौरी के ये ड्राइवर हैं, जो कि एक गाड़ियों की कंपनी है, तो इसी के ड्राइवर हैं पियरे गैसली। तो ये रहे हैं विजेता। स्पेन के कार्लोस सैंज रहे जूनियर रहे दूसरे स्थान पे और लोन्स स्ट्रोक रहे हैं तीसरे स्थान पर। अब आपके मन में यहाँ पर ये आ सकता है कि लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर्क, मैक्स वर्स्टैप्पन ये सारे लोग कहाँ थे? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैक्स वर्स्टैप्पन 5वें स्थान पर रहे थे और जो हमारे टॉपर हैं यानी कि लुइस हैमिल्टन ये रहे थे 7वें स्थान पे। तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण ये इस रेस में हार गए। हालांकि जब रेस शुरू हुई थी तो काफ़ी समय तक ये रहे थे पहले ही स्थान पे, लेकिन इनकी गाड़ी में कुछ खराबी हुई और उसके अलावा कुछ अन्य कमियों के कारण ये रेस के अंत में रह गए थे 7वें स्थान पर। और अब हम बात करेंगे जो इस वर्ष के फार्मूला 1 रेस हुए हैं। तो 17वां एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स ये जीता था मैक्स वर्स्टैप्पन ने। इसके अलावा ब्रिटिश, हंगेरियन, स्टीयर मार्क जीपी, स्पेनिश जीपी, बेल्जियन ये सारे जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। बाकी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स आता है तो ये जीता है वाल्टेरी बॉटास ने। अगला प्रश्न है, इयान बेल जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो मुख्य रूप से इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट मैच में ज़्यादा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर 118 टेस्ट मैच खेला था, 161 एक दिवसीय और 8 T20 मैच इन्होंने खेला था। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों के बारे में आपको और ध्यान रखना है। एक तो है जेम्स एंडरसन जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरे किए और 600 विकेट पूरे करने वाले वह दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। और एक हमारे हैं, क्या नाम है उनका, स्टुअर्ट ब्रॉड, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरा किया है। संन्यास की बात करें तो कैमरून व्हाइट ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के अभी हमारे नए राज्यपाल बने हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा जी। तो इन्हीं के द्वारा स्मार्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो की शुरुआत की गई है। और ये काम क्या करेगा? तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो भी हमारे प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी हैं, लगभग 1200 वहाँ पे हैं, 1267 के आसपास, तो इन सभी के जो भी कार्य होंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं क्या वह समय पर कंप्लीट हुए या नहीं कंप्लीट हुए, इन सब की भी मॉनिटरिंग इस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा जम्मू कश्मीर ई प्रशासन एजेंसी और भारत सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसके साथ में मिलकर के इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, यानी कि इन तीनों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और इससे मुख्य रूप से जो भी प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और अभी हमारे देश के जो अन्य लोक सेवा अधिकारी हैं उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी की भी घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पर आपको मिलेगा चिनाब रिवर, जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल बन रहा है और यहाँ का जो केसर था उसको इसी वर्ष जीआई टैग मिला है। सितंबर 2020 में किस देश ने चीन के क्रा नहर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। थाईलैंड के द्वारा यहाँ पर क्रा नहर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये थोड़ा सा मामला क्या है आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा इंडियन ओशियन है, ये साउथ चाइना सी है और यहाँ पर आपको मिलेगा चाइना। अब जाहिर सी बात है चाइना को जो यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि तेल
या फिर नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये हमारे जो खाड़ी के देश हैं यहाँ से जहाज़ चलती है, उसके बाद में हिंद महासागर से होते हुए फिर आती है मलक्का स्टेट और फिर यहाँ से होते हुए ये पहुँचती है फाइनली चाइना। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो मलक्का स्टेट है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है और वर्तमान में लगभग 90,000 से ज़्यादा जहाज़ यहाँ से होकर के गुजरते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1,20,000 या 22,000 जहाज़ अधिकतम एक वर्ष में यहाँ से गुजर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी पतला रास्ता होगा तो उसकी एक लिमिट होगी। तो चाइना की ये कोशिश थी कि हम लोग थाईलैंड की यहाँ पर मदद लें और थाईलैंड से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से एक नहर का निर्माण करें। तो इससे फ़ायदा क्या होता कि जो जहाज़ यहाँ से चलेगी वो ऐसे ऐसे आएगी, उसके बाद में यहाँ से मुड़ने के बजाय सीधे वो निकल जाएगी। तो इससे ये लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी बचा लेंगे, यानी कि आसानी के साथ में ये यहाँ पर हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ लेंगे। और इसी के लिए इन्होंने थाईलैंड की सरकार को राज़ी किया था और थाईलैंड को ये लालच दिया था कि हम आपके यहाँ पर बहुत बड़ा निवेश भी करेंगे। लेकिन जैसा कि चाइना की हरकतें रही हैं, हरकतें अब उनकी लगभग सारे देश या दुनिया के सभी देश पहचानने लगे हैं धीरे धीरे करके। पहले आपको ध्यान रखना है कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी था। तो इसमें भी म्यांमार ने अब शामिल होने से मना कर दिया है, यानी कि म्यांमार ने चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से अपने आप को अलग कर लिया है। उसके अलावा आपने अभी सुना होगा यहाँ पर एक देश है लाओस, तो लाओस को भी यहाँ पर ऋण दिया था चाइना ने कि आप बिजली का उत्पादन करिए। शायद इनके डैम में भी चाइना ने नष्ट कर दिया और अब इनसे कह रहा है कि आप हमें जो कर्जा दिए थे आपको उसको चुकाइए। यानी कि चाइना का सीधा सा फंडा ये है कि किसी भी गरीब देश को या छोटे देश को पहले खूब सारा कर्ज दे दो और जब वह उस कर्ज के जाल में फंस जाए तो फिर उसके स्थानों पर कब्जा करना शुरू कर दो। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। तो इसीलिए अब जो ये क्रा नहर प्रोजेक्ट था इससे थाईलैंड ने अपने आप को बाहर कर लिया है। थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा यहाँ की है थाई बहत और पीएम यहाँ के हैं प्रयान चान ओचा। तो 120 किलोमीटर लंबे यहाँ पर क्रा कैनाल का निर्माण किया जाना था। निर्माण मुख्य रूप से इसीलिए होना था कि जो ये जहाज है वह आसानी से यहाँ से निकल जाए। सितंबर 2020 में जारी चौथे स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जो रैंकिंग जारी की गई इसमें शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये जो रिपोर्ट है हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा निर्मित किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिन्होंने हमारे जीडीपी को एकदम धरातल पर पहुंचा दिया है। तो बात करते हैं इस रिपोर्ट की जिसका नाम है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो नाम से इसके आप समझ सकते हैं कि जो हमारे राज्य हैं उन्होंने अपने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के सुधार किए हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब यही हुआ, लेकिन यहाँ पर इस बात को मेजर किया गया है कि जो भी हमारे राज्य हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए व्यापार सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना बेहतर प्रयास किया है। तो यहाँ पर सबसे बेहतर प्रयास रहा है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद में उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पे, तेलंगाना रहा है तीसरे स्थान पे और मध्य प्रदेश रहा है चौथे स्थान पर। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि जो भारत सरकार के द्वारा बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है उसमें से पहला बनेगा आंध्र प्रदेश में। हालांकि उड़ीसा की सरकार भी इसी प्रकार के बल्क ड्रग पार्क का निर्माण कर रही है। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, बीबी हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं और राजधानी आपको मिलेगी अमरावती में। अगला प्रश्न है टोकन सैनिटेशन के लिए परावैगनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन बनी है? तो अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो भी सैनिटाइजेशन के लिए चैम्बर बनाए गए या फिर कोई डिवाइस बनाई गई उन सभी में यूज किया गया है यूवी टेक्नोलॉजी का, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का। क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ये अपने हीट से कोरोना वायरस को समाप्त
कर देती है, ऐसा माना जाता है। तो अब लखनऊ की जो हमारे मेट्रो है वह पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है। मेट्रो से जो लोग यात्रा किए होंगे, हालांकि मैंने भी एक ही बार किया है, तो मेट्रो में जब आप जाएंगे तो पैसे देंगे तो आपको वहां पर एक टोकन मिल जाता है, जिस टोकन के माध्यम से आप अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टोकन होगा, जाहिर सी बात है कई सारे हाथों में जाता है, तो जब एक व्यक्ति इसको वापस करेगा तो फिर इसे अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि लखनऊ मेट्रो ये हमारे देश का पहला ऐसा मेट्रो बन गया है जिसने गो स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की है, और इस कार्ड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी सरफेस को टच किए पूरी यात्रा मेट्रो के माध्यम से कर सकता है, यानी कि इससे पूरी तरीके से कैशलेस सुविधा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक मामला केशवानंद भारती वाला जो था 1973 में किससे संबंधित था? तो ये मामला हमारा संबंधित था संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर से। तो ये काफ़ी रोचक कहानी होगी, अगर आपने पढ़ी होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे देश में सरकारें मजबूत होती हैं उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हो जाता है कमज़ोर। फॉर एग्जाम्पल अभी का आप समय देख सकते हैं, क्योंकि सरकार इस समय बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसी प्रकार का कुछ समय हुआ करता था इंदिरा जी के समय में, तो उस समय भी इंदिरा जी के द्वारा कुछ इसी प्रकार के निर्णय ले लिए जाते थे। गोपाल नाथ वाला मामला हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ वहाँ पर चीज़ें छूट दी गई थी। बाद में क्या हुआ कि ये जो केशवानंद भारती जी थे ये केरल के एक एडनेर मत के प्रमुख थे, तो यहाँ पर इनके मठ को लेकर के कुछ कानून बनाए गए थे, यानी कि ये इसके अगले वारिस नहीं होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रावधान था, जिसके कारण ये चले गए थे कोर्ट और मामला चला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब 13 जजों की संवैधानिक पीठ यहाँ पर बैठी थी, और ये ऐतिहासिक फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को। फैसले को बहुत ही रोचक ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिया था। रोचक का मतलब ये है, संसद ने ये कह दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो हमारी संसद है उसको संविधान के किसी भी प्रोविजन में संशोधन करने का अधिकार है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन वह जो संशोधन है वह मूल संरचना में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि अच्छा ठीक है, आप ये बता दीजिए कि ये जो मूल संरचना है ये कौन सी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसा मामला आएगा हमारे सामने उस समय सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये मामला बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित नहीं है। ये तो वही बात हो गई थी कि किसी के सामने बहुत ही ढेर सारे पकवान या मिष्ठान रख दिए जाएं और उसके दोनों हाथ इस प्रकार से बांध दिए जाएं कि वह किसी भी पकवान को उठा करके खा ना सके, यानी कि संसद ने तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जाओ भैया जो संविधान में बदलना है वो बदल लो, लेकिन संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मामला था, और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि केशवानंद भारती जी की यहाँ पर डेथ हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये थे केरल के एडनेर मत के प्रमुख। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा छात्रों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया गया? 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट, 10 सप्ताह अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? वंशदा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व आपको किस राज्य में मिलेगा? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं, और जीके आपको अपनी बेहतर बना लेनी है, क्योंकि जीके में आपके राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व या जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इनकी वीडियो मैंने काफ़ी अपलोड कर दी है, काफ़ी बेहतर से मैप के माध्यम से, तो आप सर्च करके उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।